नमस्कार साथियों, ज्ञान विविध संस्कृत के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में मैं अरविंद पारेख आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कल के वीडियो में हम चौहान वंश पढ़ रहे थे। चौहानों के बारे में हमने अध्ययन किया था कि जिसका संस्थापक और मुख्य राजा। आज उसका एक अंतिम जो अपने सिलेबस में चौहान वंश का सिलेबस में जो है पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय, उसके बारे में हम आप अध्ययन करेंगे। या पृथ्वीराज चौहान एक महत्वपूर्ण शासक था। बहुत चौहान वंश का मान लो कि एक सिरमौर था, बहुत अच्छा शासक था, महान शासकों में से था। लेकिन ये माना जाता है कि उसने अपने पड़ोसियों से युद्ध कर लिए थे, वरना पूरे भारत को विजित करने वाला ऐसा शासक था। 11 वर्ष की आयु में वह राजा बन जाता है। चलो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि उसके पिता थे सोमेश्वर। माता थी कपूर देवी। ये संरक्षिका बनी थी क्योंकि ये 11 वर्ष की उम्र में ही राजा बन गया था। ग्यारह वर्ष की आयु में राजा बना। ठीक है। अपने चाचा नागार्जुन, 2 चाचा होते हैं इनके। अपने चाचा नागार्जुन पूछा गया है भाई यूपीएससी में। एवं एक चाचा और होता है अपरांगी के विद्रोह को ये दबाता है। को दबाया। गुरुग्राम, अभी पहले इसका नाम था गुड़गांव, अभी इसका नाम कर दिया है गुरुग्राम। ठीक है। वह हिसार में, ये हरियाणा में है, भंडानकों का इनका विद्रोह हो गया था। एक जनजाति थी, भंडानकों की एक जनजाति थी। के विद्रोह को ये दबाता है। को दबाया। ठीक है। फिर एक युद्ध होता है तुमुल का युद्ध। तुमुल का जो युद्ध है वो परमर्दी देव और पृथ्वीराज चौहान के मध्य 1182 ईस्वी में होता है। इसमें परमर्दी देव जो है वो हार जाता है और पृथ्वीराज चौहान जो है वो विजय हो जाता है। परमर्दी जो देव चंदेल है उसके 2 सेनापति होते हैं, आलाह और उदल। वो दोनों इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त होते हैं। ये माने जाते हैं कि दोनों में इतनी थी कि दोनों एक साथ रहते थे। हालांकि इसका पहले परमर्दी देव से युद्ध हो जाता है, कोई बात हो जाती है, वो छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन फिर अपने राजा के पास, चंदेल राजा के पास आ जाते हैं। तो इस युद्ध में उसके 2 आलाह और उदल 2 सेनापति थे, वो मारे जाते हैं। तो युद्ध कब होता है? 1182 ईस्वी में। ठीक है। किन किन के मध्य होता है? पृथ्वीराज वर्सेज परमर्दी देव।
ये विजित होता है। इसके 2 सेनापति होते हैं, आला है और उदल। वीर गति को प्राप्त होते हैं। ये युद्ध ध्यान में रखना भी, कौन सा युद्ध है? तुमुल का युद्ध। ये महोबा का होता है। परमर्दी देव जो होता है ये महोबा का होता है। महोबा में फिर ये महोबा में ये पुंजन राय को प्रशासक नियुक्त करता है। एक बार देख लीजिएगा, पिता सोमेश्वर, माता सरंक्षिका बनी थी और कर्पूर देवी थी। 11 वर्ष की उम्र में ये राजा बन जाता है। अपने चाचा नागार्जुन और अपरांगे के विद्रोह को ये दबाता है। गुरुग्राम और हिसाराना में एक जनजाति होती है भंडानक, उनके विद्रोह को ये दबा देता है। 1182 में एक युद्ध होता है, तुमुल का युद्ध। पृथ्वीराज चौहान और परमर्दी देव होता है। परमर्दी देव जो होता है वो महोबा का होता है, चंदेल शासक होता है। दोनों में युद्ध होता है। पृथ्वीराज चौहान इसमें जीत जाता है, ये हार जाता है। इसके 2 सेनापति होते हैं, आला है और उदल, वो दोनों वीरगति को प्राप्त होते हैं और पुंजन राय को यहाँ का ये प्रशासक नियुक्त करता है। इसके बाद में एक युद्ध होता है, गुजरात का एक शासक होता है और युद्ध का कारण ये माना जाता है कि उसकी जो पत्नी होती है इच्छिनी, बहुत अच्छा शासक होता है, लेकिन क्या करें आपस में ये युद्ध जो है वो मारे जाते हैं इसको 1187 ईस्वी में। 82 के बाद में 1187 ईस्वी में गुजरात का चालुक्य राजा होता है, गुजरात का चालुक्य राजा भीम द्वितीय, इसके साथ युद्ध होता है इसका। पर ये आक्रमण किया, करता है। कब करता है? 1187 में। गुजरात का चालुक्य शासक कौन होता है? भीम द्वितीय, ठीक है। लेकिन जगदेव एक प्रतिहार होता है जो इनके बीच संधि करवा देता है। जगदेव प्रतिहार ने संधि करवा दी थी, ने संधि करवा दी। ठीक है। कारण क्या था? युद्ध का कारण ये माना जाता है पृथ्वीराज ने आबू की राजकुमारी इच्छिणी देवी से शादी की थी, से विवाह किया। पृथ्वीराज ने आबू की राजकुमारी इच्छिणी देवी से विवाह शादी की थी, जबकि भीम द्वितीय भी इच्छिणी से विवाह करना चाहता था।
भीम द्वितीय भी शादी करना चाहता था। ये भी इससे विवाह करना चाहता था, जिसके कारण ये युद्ध होता है इच्छिणी देवी के लिए। फिर होता है चौहान और गहड़वाल विवाद। गहड़वाल जो है वो कहाँ का शासक होता है? कन्नौज का होता है, और राजा होता है यहाँ का जयचंद। ठीक है। चौहान गढ़वाल विवाद, पृथ्वीराज चौहान और जयचंद। पृथ्वीराज चौहान और चौहानों का तो होता है पृथ्वीराज, गहड़वालों का होता है जयचंद। ठीक है। कारण क्या होते हैं? युद्ध के 3 या 4 कारण प्रमुख होते हैं। पहला कारण होता है दिल्ली का उत्तराधिकार। दिल्ली का उत्तराधिकार। दूसरा कारण होता है जयचंद की एक पुत्री होती है, पुत्री का नाम होता है संयोगिता। की पुत्री होती है संयोगिता का अपहरण कर लेता है विवाह कर लेता है। इसकी जानकारी जो है, इस विवाह की जानकारी हमें मिलती है दशरथ शर्मा की पुस्तक होती है उससे। ठीक है। और पुस्तक का नाम है द अर्ली चौहान। इस पुस्तक से हमें इसकी जानकारी मिलती है। द अर्ली चौहान डायनेस्टीज। ठीक है। आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। 1187 में यहाँ का राजा भीमदेव होता है, जगदेव परिहार इनकी संधि करवाता है। चौहान गढ़वाल युद्ध होता है, जयचंद दिल्ली के उत्तराधिकार और जयचंद की पुत्री संयोगिता के अपहरण का विवाद कर लेता है। इनके मध्य तब ये विवाद होता है। जानकारी के स्रोत में दशरथ शर्मा की जो पुस्तक है द अर्ली चौहान डायनेस्टीज। ठीक है। इसके बाद में 3 प्रमुख युद्धों में भी ये लगभग विजित ही रहता है। 1191 और 92 में 2 युद्ध होते हैं और दूसरे युद्ध में ये पराजित हो जाता है। हालांकि चीटिंग की जाती है इसके साथ, पता नहीं होता है इसको भी कि ऐसा भी हो सकता है क्या। तो वो होता है तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, डेट भी आप ध्यान में रख लेना। मोहम्मद गौरी वर्सेज चौहान। गौरी जो है वो पराजित होता है इस युद्ध में। ठीक है। आक्रमण का कारण ये होता है कि गौरी
पर आक्रमण का कारण क्या होता है? कारण ये होता है तबर हिंद जो होता है, वर्तमान बठिंडा, तबर हिंद वर्तमान जो है बठिंडा पर अधिकार कर लिया। कौन? गोरी पर अधिकार कर लिया। कौन करता है? गोरी। युद्ध होता है, युद्ध में पराजित हो जाता है। अगले ही वर्ष तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, तराइन का द्वितीय युद्ध। इन्हीं के मध्य होते हैं, यही कैरेक्टर होते हैं, लेकिन इस युद्ध में पृथ्वीराज भाई साहब जो है वो हार जाते हैं। विजयी ये हो जाता है। और इस युद्ध के बाद भारत में तुर्कों का अधिकार हो जाता है। स्थायी रूप से ये तुर्कों का अधिकार पूरे भारत पर हो जाता है। ये काफ़ी बार यूपीएससी 2000, पीसीएस 2001 का ये क्वेश्चन था कि भी कब, किस युद्ध के बाद? तो तराइन के युद्ध के बाद। और तराइन का युद्ध होता है 1192 ईस्वी में। 1192 ईस्वी में ये युद्ध होता है। मोहम्मद गोरी जीत जाता है और भारत में जो है तुर्कों का अधिकार हो जाता है। इस युद्ध में दिल्ली का गोविंद राय होता है, वो इस गोरी को घायल कर देता है। ये गोविंद राय दिल्ली का होता है, ये इसको घायल कर देता है। इसमें पृथ्वीराज चौहान हार जाता है और ये माना जाता है कि इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को शीरशाह ले आता है और पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर देता है। ये आपके लगभग पृथ्वीराज चौहान जी जो है वो पूरे हो गए। हसन निजामी एक इतिहासकार होते हैं, वो ये कहते हैं कि गोरी के अधीन ये कुछ समय तक गोरी के अधीन शासन किया था। हालांकि ये बात गलत है, कुछ इतिहासकार इसका अलग तर्क देते हैं, गोरी के अधीन शासन किया था। ये बात कौन कहता है? हसन निजामी कहता है। इस युद्ध में चामुंडराय जो था वो सेनापति था। इस युद्ध में चामुंडराय सेनापति था। एक बार देख लीजिएगा। हालांकि देखो 4 ही वैसे मुख्य युद्ध है। पहला युद्ध 1182 में होता है, परमर्दीदेव चौहान के साथ होता है। दूसरा युद्ध भीम द्वितीय के साथ होता है। फिर 2 युद्ध गौरी के साथ होता है, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। प्रथम युद्ध में गौरी को ये दिल्ली का जो गोविंद राय है ये घायल कर देता है। चौहान जो है वो विजय होता है। तबर हिंद बठिंडा पर ये अधिकार कर लिया था गौरी ने, तब इस पर ये युद्ध होता है। तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 में होता है, गौरी जीत जाता है। भारत में स्थायी रूप से तुर्कों का अधिकार हो जाता है। पृथ्वीराज चौहान को शीरशाह ले जाता है और हत्या कर देता है। हसन निजामी ये कहता है कि गौरी के अधीन ये पृथ्वीराज चौहान ले जाता है और गौरी के अधीन कुछ समय तक ये शासन करता है। और चंद्रप्रदायी अपनी बात कहता है कि अपनी शब्द भेदी बाण से वो कहता है 4 बांस 32 गज 8 अंगुल प्रमाणता है ऊपर बेटा सुल्तान।
मत चुके चौहान, और ये कहता है कि गौरी की भी वहाँ हत्या हो जाती है। तो ये बात कहता है चंद्रवरदाई, ये चारणों की बात थी, चारण और भाट जो थे उनकी बात थी। हसन निज़ामी ये कहता है कि गौरी के अधीन कुछ समय तक शासन किया था। मुख्य मुख्य बातें थी ये। अब है कारण, भी युद्ध के क्या कारण थे कि जिसके कारण युद्ध करना पड़ा। तराइन के युद्ध के हार के कारण, तराइन के युद्ध के हार के कारण। पृथ्वीराज अपने पड़ोसी राज्यों से विवाद में, मैंने पहले ही बताया था, ये पड़ोसी राज्यों से विवाद कर लेता है और सहायता के लिए कोई नहीं आता है, सहायता के लिए कोई भी नहीं आता है। दूसरा कारण ये माना जाता है कि गौरी के मुकाबले चौहान की सेना कम थी। कूटनीति का इसमें अभाव था, चौहान में कूटनीति का अभाव था। हालांकि ये बहुत अच्छा सेनापति था चौहान, लेकिन चौहान में कूटनीति का अभाव था। ठीक है। तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था, फर्स्ट वार जो हुआ था, इसमें गौरी को समय दे दिया गया था, गौरी को समय दे दिया गया था और वह पृथ्वीराज जो है वो अपने रनिवास में बिजी था। तो इसको समय मिल गया था, जिसके कारण ये युद्ध हार जाता है। ये तुरंत ही अगर कर देता तो शायद गौरी नहीं जीत पाता, क्योंकि बहुत अच्छा शासक था, ये यहाँ पे पड़ोसियों से ये युद्ध कर लेता है। अंतिम कारण ये माना जाता है पृथ्वीराज की सेना का हाथियों का प्रयोग किया था इसने, और जिस युद्ध में हाथियों का प्रयोग होता है वो युद्ध हार के कारण ही हार ही मानी जाती है। हाथी चिंगड़ जाते हैं और अपनी सेना को ही मारने लग जाते हैं। जिस जिस युद्ध में अगर हाथियों का प्रयोग हुआ है तो हाथी जो है वो चिंगाड़ जाते हैं और अपनी, वो हाथी ये नहीं जानते कि ये अपनी सेना या पराई की सेना, ये अपनी सेना को ही मारने लग जाते हैं। तो पृथ्वीराज की सेना में हाथियों का प्रयोग हुआ था। इसके अलावा इसके पास आधुनिक शस्त्रों का अभाव था। सेना फौज वगैरह जो थी आधुनिक, ये लड़ना और मरना जानते थे राजपूत सैनिक, जिसके कारण भी ये युद्ध हार जाते हैं। जबकि गौरी ने घोड़ों का प्रयोग किया था। ये भी एक कारण माना जाता है। फिर है तराइन के युद्ध के परिणाम। तराइन के युद्ध के परिणाम। पहला कारण ये माना जाता है कि राजपूतों की उभरती हुई महत्वाकांक्षा पर रोक लग गई थी। राजपूतों की उभरती हुई महत्वाकांक्षाओं पर रोक लग गई। दूसरा कारण ये माना जाता है भारत पर विदेशी शासन की श्रृंखला जो है वो प्रारंभ हो गई थी। भारत पर विदेशी शासन की
श्रृंखला प्रारंभ हुई। ठीक है। संस्कृति पर इसका प्रभाव, भारतीय संस्कृति पर इसका प्रभाव। हिंदू मुस्लिम साझी संस्कृति का विकास हुआ। हिंदू मुस्लिम साझी संस्कृति का विकास हुआ। यह था इसका सकारात्मक परिणाम, पॉजिटिव थॉट। कि जो हिंदू मुस्लिम साझी संस्कृति है, दोनों की मिक्स जैसे भवन वगैरह बनते हैं, उसमें नकारात्मक प्रभाव जो है वो ये है, नेगेटिव इफेक्ट पड़ा था कि हिंदू व बौद्ध संस्कृति का पतन हुआ था। हिंदू व बौद्ध संस्कृति का पतन हुआ। संस्कृति का पतन हुआ, ये इसका था नेगेटिव इफेक्ट। और 1200 के बाद में लगभग 1200 ईस्वी, क्योंकि अंतिम रूप से मानने वाले पाल वंश थे, पाल वंश के बाद में कोई नहीं मानना था बौद्धों को, तो 1200 ईस्वी के बाद बौद्ध जो संस्कृति है लगभग समाप्त हो गई। लगभग समाप्त हो गई। ये था नेगेटिव इफेक्ट। एक बार देख लीजिएगा परिणाम। राजपूतों की उभरती हुई महत्वाकांक्षाओं पर रोक लग गई थी। परिणाम में भारतीय पर विदेशी शासन की श्रृंखला की शुरुआत हो जाती है। भारतीय संस्कृति पर प्रभाव, हिंदू मुस्लिम साझी संस्कृति का विकास होता है, ये इसका पॉजिटिव थिंक है। और हिंदू बौद्ध संस्कृति का पतन हो गया था। 1200 ईस्वी के बाद में लगभग बौद्ध जो संस्कृति थी वो विलुप्त हो चुकी थी, ये इसका नेगेटिव इफेक्ट था। अब इसकी बात करते हैं तो पृथ्वीराज चौहान की जो सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं, जैसे चंद्रबरदाई की पृथ्वीराज रासो है ना, कुछ मुख्य मुख्य बातें भी हम इसकी कर लेते हैं। पृथ्वीराज की सांस्कृतिक उपलब्धियां, दिल्ली के पास पिथौरागढ़ का निर्माण करवाया, ये इंपॉर्टेंट है भाई। दिल्ली के पास पिथौरागढ़ का निर्माण करवाया, दूसरा, कला व सांस्कृतिक विभाग की स्थापना की। कला व संस्कृति विभाग की स्थापना की। इसका मंत्री जो था वो पद्मनाभ था, ये लिख लेना भी, मंत्री पद्मनाभ था। दरबारी विद्वान जो थे चंद्रबरदाई था, और इसने पृथ्वीराज रासो लिखा था। ये तो सबको पता है, जिसमें ये कहा गया है कि राजपूतों की उत्पत्ति जो है वो अग्नि कुंड से हुई थी। जयानक थे, जयानक ने पृथ्वीराज विजय लिखा।
ये कन्फ्यूज मत हो जाना भाई, यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। विद्यापति गौड़ था, विद्यापति गौड़, वागीश्वर जनार्दन, जनार्दन, विश्वरूप, विश्वरूप 1 2 3 4 5 6, ठीक है। चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा था, जयानक ने पृथ्वीराज विजय लिखा था, और दरबारी विद्वान थे विद्यापति गौड़ था, वागीश्वर था, जनार्दन था और विश्वरूप था। फिर हम बात करते हैं प्रमुख उपाधियां। पृथ्वीराज की प्रमुख उपाधियां, प्रमुख उपाधियां इसकी 2 थी, राय पिथोरा, दूसरी थी दल पंगुल। इसका अर्थ होता है विश्व विजेता। इसका अर्थ होता है विश्व विजेता। प्रमुख मंत्री, एक तो था केमास, केमास, दूसरा था भुवने कमल या भुवन कमल, भुवनकल या भुवने कमल। अब देख लीजिएगा इसकी सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में एक देख लो। इसने दिल्ली के पास एक पिथौरागढ़ का निर्माण इसने करवाया था। कला व संस्कृति विभाग की इसने स्थापना करवाई थी। इसका मंत्री जो था वो था पद्मनाभ। फिर इसकी दरबारी जो विद्वानों की अगर बात करते हैं तो प्रमुख था चंद्रवरदाई था, पृथ्वीराज रासो लिखा था, जयानक जो था उसने पृथ्वीराज विजय लिखा था, विद्यापति गौड़ था, वागीश्वर था, जनार्दन था और विश्वरूप था। प्रमुख उपाधियों की अगर हम बात करते हैं तो इसकी 2 उपाधियां थी। एक थी राय पिथौरा, पिथौरागढ़ भी बनाया था, और पिथौरा से आगे हम राय लिख सकते हैं, राय पिथौरा। दल पंगुल, इसका अर्थ होता है विश्व विजेता। प्रमुख मंत्री की अगर बात करते हैं तो 2 थे, भुवनेकल या भुवनकल और केमास। ये थे आपके पृथ्वीराज चौहान। और अब हम बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान का मूल्यांकन। बहुत छोटा सा टॉपिक है और मूल्यांकन। अपरिपक्व सेनापति हम कह सकते हैं, दूरदर्शिता का इसमें अभाव था, ठीक है। अपने युग की सीमाओं में ये बंधा हुआ था। अपने आदर्शों का पालन, देखो अपरिपक्व इतना अनुभव नहीं था, और जबकि उसके पास अनुभव था, कूटनीतिकता का अभाव था, कूटनीति का अभाव।
अपरिपक्व सैनिक था, आगे की नहीं सोचा था कि भी अगले वर्ष ये फिर से हमारे पर आक्रमण कर देगा। तो ये अधिकार था, अपने युग की सीमाओं में बंधा हुआ था। जैसे भागती हुई सेना पर इसने पीछा करके वार नहीं किया था, क्योंकि ये राजपूतों का ऐसा काम नहीं था, अपने पूर्वज जिसके ऐसा काम नहीं किया था, तो अपनी युग की सीमाओं में बंधा था। चीटिंग करना, जैसे कोई भी उसकी सामने वाली सेना को लालच देना या ऐसा जैसे अलाउद्दीन खिलजी करता था, एडीके करता था, वैसा कार्य नहीं था। अपने पुराने जो राजपूत अपने पूर्वज जो थे उनके आदर्शों का ये पालन करने वाला था, जिसके कारण भी ये युद्ध जो है वो हार गया था। कूटनीतिकता का इसमें अभाव था, राजनीति की कूटनीतिकता इतना नहीं जानता था, सीधा सामने था। और इसके कारण पृथ्वीराज चौहान जो है वो 1192 के तराइन के द्वितीय युद्ध में हार जाता है और भारत पर एक नया युग का प्रारंभ हो जाता है, मध्यकालीन युग। और हालांकि मध्यकालीन जो युग है, तुर्कों का प्रथम आक्रमण 712 ईस्वी में होता है मोहम्मद बिन कासिम द्वारा, लेकिन स्थायी रूप से ये तुर्क जो है वो 1192 ईस्वी के बाद में ही यहाँ इनका लगातार शासन हो जाता है। मैंने गुर्जर प्रतिहार जब बताए थे उसमें भी इसका जिक्र किया था। और इसके बाद में एक नए युग की शुरुआत हो जाती है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास। अब अगले वीडियो में हम सूफी जो रीट के सिलेबस के अनुसार जो सूफीवाद और भक्ति आंदोलन है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।